आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कल हमने फंडामेंटल फोर्सेस की बात करी थी बेटा, आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। ठीक है, चार्ज में क्या बात करते हैं बच्चों? चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब बच्चों चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. ठीक है, मतलब इनिशियल चार्ज भी वही रहेगा बच्चों। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज इनिशियल भी वही है और बच्चों फाइनल भी वही है। कंजर्वेशन मतलब बच्चों कांस्टेंट, मतलब जो इनिशियल चार्ज होगा वही बच्चों आपका फाइनल चार्ज होगा। ठीक है, जैसे मैंने कल रिएक्शन लिखी थी यूरेनियम 23892, एटम के टूटने से पहले यूरेनियम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है बच्चों? 92। जितने आपको पता है जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, क्योंकि एटम क्या होता है बेटा? आपका न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल। तो किसमें टूट गया बच्चों? थोरियम प्लस में हीलियम। ये आ गया 9234 और ये 2He4। तो जितना चार्ज बेटा पहले है, देखो पहले चार्ज कितना है? 92, रिएक्शन से पहले और बाद में भी कितना है बच्चों? 92। चार्ज पहले भी 92 है और चार्ज बाद में भी कितना है बच्चों? 92 है आपका। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सभी स्टूडेंट्स को? बताइए एक बार, इतने में किसी बच्चों को कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर हो गया इतना? यस, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसमें, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कल बताया था कि न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? प्रोटॉन के अंदर। कि न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? प्रोटॉन में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लस में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो देखो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है? 0 बेटा। यहाँ पे टोटल न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज क्या है बच्चों? यहाँ पे 0। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना बच्चों? +1 और यहाँ पे ये -1। और कल मैंने बताया था कि ये एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो होते हैं, न्यूट्रिनो या फिर जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल होते हैं, इन पे टोटल चार्ज क्या होता है बच्चों? 0 होता है। नेट चार्ज क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो देखो बिफोर रिएक्शन भी चार्ज कितना है बच्चों? 0। और आफ्टर रिएक्शन भी टोटल चार्ज कितना है बच्चों? आपका 0 है बेटा। ठीक है, हाँ, बिफोर रिएक्शन भी चार्ज 0 और आफ्टर रिएक्शन भी चार्ज क्या है बच्चों? आपका 0। तो इसे बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हाँ, आगे देखो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा वही मोमेंटम क्या है? फाइनल है। यही कहते हैं ना? तो उसे कहते हैं कि चार्ज क्या है? कंजर्वेटिव। अब मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के, तो आप कहते हैं कि मोमेंटम क्या है बच्चों? आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कैसे? अब इसको बात करते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कब रहता है? आज तक आपने ये बात करी है कांस्टेंट होता है, लेकिन कब रहता है? कैसे लिखेंगे बच्चों? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर
मोमेंटम remains constant in the absence of external force लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों, आपका कांस्टेंट रहता है। ये बात पता, अब आप इस बात को प्रूव करते हैं कैसे। देखो आपने पढ़ा बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों आपके पास कि F इज इक्वल टू एम, ये तो सबको याद है ना, फादर इज इक्वल टू माँ। F इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू माँ। वैसे न्यूटन का सेकंड ये रिलेशन, अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको कैसे आया। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखा, इतना नोट कर लिया सबने? जल्दी से नोट कर लीजिए इतना। हाँ, अब आगे देखो कैसे। मैंने कहा इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, आपका कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, आपका कांस्टेंट रहेगा। कैसे? देखो आप, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही है बच्चों। देखो मैं अभी इसे प्रूव करके दिखाऊंगी F इज इक्वल टू एम, जैसा कि आपने पढ़ा है अभी तक। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या ये कह सकते हैं कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बॉडी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या हो जाती है आपकी, डिस्प्लेस हो जाएगी। तो P को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, mv। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों आपका, mv होता है। P इज इक्वल टू mv। तो F बराबर d बाई डी टी इंटू में mv बेटा। ठीक है। हाँ, अब देखो मास तो क्या है, कांस्टेंट। किसी बॉडी का मोशन के दौरान क्या मान रहे हैं, मास क्या है बच्चों आपका, कांस्टेंट है। तो मास को बाहर लिख लो, क्या बना बेटा, dv बाई dt। और ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में समझाया है कि रेट ऑफ, ये क्या बताता है dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चेंज को आपने dv से लिखा और नीचे भी क्या आया बेटा, dt आ गया। नीचे भी क्या आ गया बेटा आपका, dt। तो F बराबर m dv बाई dt बेटा। ठीक है। तो आपके पास क्या बता रहा है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बताएगा बेटा आपको, एक्सेलरेशन बताएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन बताएगा बेटा। ठीक है। तो F बराबर ma आ गया। आया या नहीं आया बताओ? यही पढ़ा है ना आप सबने आज तक, आप सबने यही रिलेशन पढ़ा है, फादर इज इक्वल टू माँ क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है। हाँ, अब आप इसमें आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। हमारा कंसेप्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंसेप्ट क्या कहता है बेटा हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों। ठीक है। तो देखिए कैसे। हाँ, एक बार हटा दो बेटा मैं इसको। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए क्या होगा बेटा, यहां से आपके पास मैंने कहा इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। मैंने कहा बच्चों इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे? अब्सेंस मतलब बच्चों उस फोर्स की वैल्यू वहां पे क्या है बच्चों, जीरो है। एब्सेंस मतलब बच्चों उस फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो। देखो चंचल बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F बराबर dp बाई dt। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और बॉडी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी चंचल, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बेटा। ठीक है। तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू mv बेटा। ठीक है। मास तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आपने पढ़ा अगर आप यूवी रूल लगाओगे तो भी यूवी रूल के अकॉर्डिंग मास कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है चंचल, जीरो होता है बेटा। तो आप लिख सकते हैं m इंटू dv बाई dt। और रेट ये जो लिखा आपने dv बाई dt,
ये क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बताता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। तो देखो आपने जो डायरेक्ट पढ़ा था आज तक F=m में, वो रिलेशन आपको मिल गया। चंचल समझ आ गया बेटा? अब देखो मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये लोग कहता है बच्चों कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अभी मैंने लिखा है लैंग्वेज में कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब्सेंस मतलब बच्चों फोर्स क्या होगा बच्चों वहां पे? जीरो। अब्सेंस मतलब बेटा फोर्स की वैल्यू क्या है? जीरो, ठीक है। हाँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? dp/dt बराबर हो गया बच्चों जीरो के। dp/dt किसके बराबर हो गया बेटा? जीरो के बराबर हो गया। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? dp बराबर dt, ये जीरो हो जाएगा बच्चों। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी। अब मैं इसका क्या करूंगी बेटा? इंटीग्रेशन। आपको पता है कि dp का इंटीग्रेशन, dp को क्या लिख सकते हो? 1 की p की पावर 0 इंटू dp लिख सकते हो, क्योंकि 1 इंटू dp लिख सकते हो। और वैसे ही पता है कि डायरेक्ट dp का इंटीग्रेशन p आ जाएगा। फिर भी मैं करके बता रही हूँ। रूल क्या था बेटा? बेसिक रूल इंटीग्रेशन का कि पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की हुई पावर नीचे लिख दो, ठीक है। हाँ तो क्या बनेगा आपके पास? p। dp का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? p 0 + 1 और प्लस माइनस कांस्टेंट c बराबर 0। तो p बराबर प्लस माइनस कांस्टेंट c बराबर 0। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? p बराबर कांस्टेंट। मतलब कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बेटा क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। समझ आया? इतना बताओ मुझे। आपने पढ़ा कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या रहेगा बेटा? आपका कांस्टेंट रहेगा। बताओ एक बार सभी बच्चे, इतना सबको समझ आ गया? वंश, साहिल, राकेश, अंशिका, यशिका, चिन्मय, राकेश, अंशिका, सृष्टि, महक, अवंतिका, रिया, दैविक, दिव्या, साहिल, दैविक दिव्या एब्सेंट है, यशिका, अवंतिका, सृष्टि, रिया, सबको आ गया बेटा? बताइए। यमान, पारस, पारत, ज्योति, प्रीति, सिहाग, रिया, यशिका, अंशिका, सृष्टि, आ गया बेटा सबको? क्लियर? चलो ठीक है, आगे चले। हाँ अब आगे देखो बात करते हैं। अब आपको पता है कि जैसे जब भी कोलिजन होता है बच्चों, एग्जांपल के लिए क्या याद रख सकते हो? जब भी दो बॉडीज में कोलिजन होता है तो वहां पे लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों? आपका कांस्टेंट होता है। अभी से ठीक है। हाँ तो जब भी दो बॉडीज में क्या होगा बेटा? कोलिजन होगा तो वहां पे लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम था। अब बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बच्चों, ठीक है। हाँ एंगुलर मोमेंटम मतलब बेटा आपके पास देखिए, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है, थोड़ा सा बताया था मैंने कि जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो वहां पे एंगुलर वर्ड लग जाएगा। जब आप किसकी बात करते हो बेटा? सर्कुलर मोशन की, तो वहां पे क्या लग जाएगा बेटा? एंगुलर वर्ड लग जाएगा, ठीक है। हाँ एंगुलर मीन्स बेटा सर्कुलर मोशन या फिर आपका रोटेशनल मोशन बेटा, ठीक है। अब देखिए आपके पास हमारा ये रिलेशन आप याद रख लो, जैसे लीनियर मोमेंटम F बराबर dp/dt होता है बेटा, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम में जो रोल मैंने बताया था लीनियर में F प्ले करता है, वही का रोल सर्कुलर मोशन में टॉर्क प्ले करता है। देखो जो रोल यहाँ पे F प्ले करता है वही रोल यहाँ पे कौन प्ले करता है? टॉर्क। टॉर्क क्या बताया था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो देखो ये दोनों फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक दूसरे के क्या है बच्चों? आपके
परपेंडिकुलर है, ठीक है। एल को क्या लिख सकते थे आप लोग, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी लिख सकते थे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बच्चों आर क्रॉस पी। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, पर अभी बस इतना याद रखो कि देखो जो रोल लीनियर में आप प्ले करता है वही सर्कुलर में कौन प्ले करता है बच्चों, टॉर्क प्ले करता है। इसी तरह बच्चों जो रोल यहाँ लीनियर मोमेंटम P का होता है, सर्कुलर में वही रोल यहाँ पे किसका होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम का होता है। किसका होता है बेटा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का होता है। क्लियर हो गया, बताइए इतनी बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ, इन द absence of any external torque, in the absence of any external torque, ठीक है, angular momentum remains constant, angular momentum remains constant। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, आपका कांस्टेंट रहेगा। कैसे बच्चों, जैसे मैंने कहा टॉर्क क्या हो गया अब आपका जीरो, एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका बेटा जीरो है, टॉर्क जीरो है, इट मींस dl/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। L क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ से आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कहोगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर हुआ, बताइए बेटा इतना। तो जब आप एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करोगे तो क्या कहोगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क। जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और जब फोर्स जीरो होगा बेटा तो लीनियर मोमेंटम आपका जीरो होगा। क्लियर हो गया इतना सबको, क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। सबको समझ आ गया इतना। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों। एक होता है, एक और आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आप सबको पता है बच्चों, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, ठीक है, but it change one form to another form, one form to another form। एक फॉर्म से किस में चेंज हो जाता है बच्चों, वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। एक फॉर्म से किस में फॉर्म में चेंज हो जाएगा बच्चों, वो दूसरी फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, हाथों को रगड़ते हो बच्चों, आप हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ते हो तो आपके पास क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चों, हीट एनर्जी। जब आप ऐसे ऐसे हाथों को रगड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चों, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सेम जैसे मेरे पास ये एक डब्बा है, ठीक है, इसके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे, अब ये यहाँ पे जब रखा हुआ है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इस हाइट पर क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इसको छोड़ूंगी तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इसके, अब इस पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चों, उस सिचुएशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है बेटा, आपकी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। दीज आर सम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। देखो बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर आपका ओवरव्यू था, एक तरह से समझिए पूरी फिजिक्स का।
अब इससे आगे टॉपिक इजी आएंगे, इजीली समझ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ आएगा, सारा सब इजी है। देखो आप मेहनत करोगे तो सब इजी है बेटा, ठीक है। हाँ देखो इसके अंदर आज हम बात करेंगे बेटा, अब इसमें अब आगे आपका सेकंड यूनिट है मोशन का। सेकंड यूनिट क्या है बच्चों, अब आपका मोशन। अब ये बताइए आप इस फर्स्ट यूनिट में किसी को कोई डाउट है तो लिख के भेजिए मुझे। अभी फर्स्ट यूनिट में किसी टॉपिक में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो सेंड करिए, अदरवाइज मैं आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट करवाती हूँ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मैं सेकंड यूनिट पे स्टार्ट आ रही हूँ अभी। कोई डाउट है फर्स्ट यूनिट में किसी बच्चे को बेटा? कोई डाउट नहीं है तो सेकंड यूनिट स्टार्ट करें। चलो थोड़ा सा और बता देती हूँ सेकंड यूनिट में, आज थोड़ा बेसिक सा बता देती हूँ ना। हम बात करेंगे बच्चों मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, तो तैयारी कर लेना, फ्राइडे आप लोगों का सेकंड यूनिट का टेस्ट है बेटा। फ्राइडे जो है आप लोगों का सेकंड यूनिट का बेटा टेस्ट है, ठीक है। हाँ सभी बच्चे तैयारी कर लेना, ठीक है। तो मैं अभी सेकंड यूनिट का थोड़ा बेसिक सा बता रही हूँ आज ना, आज मैं सेकंड यूनिट को थोड़ा सा आपका बेसिक कंसेप्ट समझा रही हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ चलो देखिए, हाँ हाँ देखो इसमें नेक्स्ट आता है बेटा आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिट सेकंड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं बच्चों मोशन क्या होता है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पॉइंट की बच्चों, व्हाट इज द मोशन। मोशन क्या होता है बच्चों, जिसमें आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड मोशन। जैसे मैंने कहा मैं यहाँ पे कोई चीज रखी थी, वो मूव करके यहाँ चली गई, तो मेरे रिस्पेक्ट में, जैसे मैं आप मूव कर रही हूँ तो मेरे सामने ये अलमारी है या मेरे पीछे दीवार है, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो गई। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, भाई विनय मित्तल का एक क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, कोई भी बताओ बेटा बेसिक या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका विनय मित्तल? विनय बेटा बताइए, बेसिक कंसेप्ट बताओ या आपको क्या पूछे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका? मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करो, पर मैं देखती हूँ। कोई अगर आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे सेंड करिए। विनय मित्तल या बेसिक बताना, एक बार रिप्लाई करिए बेटा एक बार। विनय मित्तल इज प्रेजेंट हेयर, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा एक बार। विनय मैं वेट कर रही हूँ आपके क्वेश्चन का, अदरवाइज मैं आगे चलती हूँ बेटा। नहीं है विनय यहाँ पे, तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नहीं है वो शायद चला गया, कह के चला गया शायद मेरे हिसाब से। कई बच्चे विनय कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज मेरे को मैं बेसिक बताना है तो वो बताइए मुझे, ठीक है। क्या मोशन, मोशन मतलब बच्चों जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। जैसे मेरे पीछे दीवार है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो उस दीवार के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, मोशन कहते हैं, ठीक है। मोशन बच्चों आपका 3 क्राइटेरिया में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों वन डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल मोशन जिसको मैं शॉर्ट में 1D लिख दूंगी, शॉर्ट में मैं उसको लिख दूंगी बच्चों 1D, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन जिसको मैं 2D लिख दूंगी बच्चों शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या लिख दूंगी बच्चों मैं 2D। एक होता है बच्चों 3 डायमेंशनल मोशन,
थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसको मैं शॉर्ट में 3D लिखूं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, आप लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट इज चेंज। ठीक है, तीन को देखो आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों वन डायमेंशनल मोशन। आपके पास देखो बच्चों थ्री डायमेंशन का मतलब देखो, जब भी हम स्पेस में मूव करते हैं बच्चों, जब भी हम किस में मूव कर रहे हैं बच्चों, स्पेस में मूव करते हैं, तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। बच्चों हम स्पेस में तीन 3D की बात करते हैं बच्चों, x के e की पावर x इंटू डी एक्स। बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ बिना, एक बार ये कंप्लीट कर दूं, थोड़ा सा बीच में शुरू कर दिया, अभी बता रही हूँ। ठीक है, हाँ। तो बच्चों हम स्पेस में जब मूव करते हैं, बर्ड्स है वो मूव करते हैं स्पेस में, तो वो तीनों डायमेंशन चेंज होती है। तो वन डायमेंशन किसे कहेंगे, द वन डायमेंशन मोशन इज द मोशन वेयर वन कोऑर्डिनेट इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर। द मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशन इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन इज सेड टू बी one dimension if only one coordinate change with respect to other। अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे बच्चों आप लोग, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। देखिए कैसे, जैसे मैं कहूं आप सिर्फ इस पाथ के अलोंग चल रहे हो, तो सिर्फ आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, अब वाई और जेड में तो कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ रहा, तो ऐसे मोशन को कहेंगे बच्चों वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहेंगे बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन। कोमल इतनी लेट कैसे आई है बेटा, हाँ। अब देखो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे रेल की पटरी पर जो ट्रेन चल रही है, तो उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस वाला, वाई और जेड में तो उसके मोशन पर कोई इफेक्ट बच्चों वहां पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा मोशन क्या कहलाएगा बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ऐसा मोशन क्या कहलाएगा बच्चों, आपका वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ओनली वन कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई और जेड में नो चेंज, वाई और जेड में कोई चेंज वहां पे नहीं होगा, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे बेटा वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। क्लियर, ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना। अब बात करते हैं बच्चों टू डायमेंशनल मोशन की। अब बात करते हैं आपके पास टू डायमेंशनल मोशन की। तो टू डायमेंशनल मोशन में क्या होगा बच्चों, आपके पास टू कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, जैसे एक्स और वाई क्या हो रहे हैं यहाँ पे चेंज, जेड क्या होगा बच्चों, नो चेंज, जेड में बच्चों नो चेंज, जेड में वहां पे कोई चेंज बेटा नहीं होगा, जेड में बेटा वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ठीक है। एग्जांपल समझिए, जितने भी प्लेनेट है, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, सन है बच्चों, और अर्थ इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो जो सर्कुलर मोशन होता है बच्चों वो कैसा होगा आपका, टू डायमेंशनल मोशन। वो कैसा मोशन होगा बच्चों आपका, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। कोई भी कार है जिगजैग पाथ में रोड पे मूव करती है, जिगजैग पाथ, जैसे मतलब ये कार ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो ये मोशन भी क्या है बच्चों आपका टू डायमेंशन। जिगजैग मोशन भी कैसा होगा बच्चों आपका टू डायमेंशन, ठीक है। कोई कार जो है जिगजैग मोशन में रोड पर चल रही है, तो वो मोशन कैसा है बच्चों आपका टू डायमेंशन मोशन होगा, ठीक है। थ्री डायमेंशन बच्चों जिसमें ऑल द कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर। और कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं बच्चों, चेंज हो रहे हैं, जिसमें सात तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे, जिसमें एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज हो जाएगा और बच्चों जेड भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। जब मोशन होगा ऑब्जेक्ट का तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगा, एक्स में भी बेटा, वाई में भी और जेड में भी। चिन्मय, प्रीति, सिहाग, रितिका, क्लियर हुआ बेटा, बताइए सभी, आप सभी क्लियर होगी सभी को ये बात? चंचल, अंशिका, राकेश, सृष्टि, ज्योति, रितिका, क्लियर हुआ, बताइए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, 3 डायमेंशन का एग्जांपल क्या आ जाएगा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, हाँ, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई बेटा, ठीक है, यस। चलो एक बार मैं विनय का कोई क्वेश्चन है वो डिस्कस कर देती हूँ। हाँ, बाकी हम कल बाजार में थोड़ा मोशन को बेसिक सा बताया, 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एक बार विनय का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं आगे। एक बार विनय का इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है बच्चों, विनय ने क्वेश्चन पूछा है कि इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x इंटू dx का इंटीग्रेशन बताना। ये क्वेश्चन था ना विनय बेटा, एक बार मैं चेक कर लूं, विनय ने जो क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं चेक करती हूँ 1 सेकेंड। एक्स स्क्वायर e की पावर x, हाँ ठीक है, हाँ। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का रूल क्या बताया था बच्चों, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बच्चों, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे इंटीग्रेटेड, इसके लिए रूल क्या लगाएंगे, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। इसका रूल क्या था बच्चों, मैंने समझाया था, ये दो फंक्शन बन गए, एक एक्स स्क्वायर और e की पावर x। इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो आप, किसी को भी सेकंड मान सकते हो, पर मानना कुछ इस तरीके से है ताकि आफ्टर कुछ सम स्टेप्स इंटीग्रेशन आपका टर्मिनेट हो जाए। आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, आप किसी को भी सेकंड फंक्शन मान सकते हो, लेकिन मानना कुछ इस तरीके से है बच्चों कि आफ्टर सम स्टेप आपका इंटीग्रेशन टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। जैसे मैं इसको मान लेती हूँ फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेती हूँ बच्चों सेकंड फंक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगी तो ये पावर कम होगी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरे पास इसकी पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ेगी तो बच्चों स्टेप्स बढ़ते चले जाएंगे, इंटीग्रेशन कभी भी खत्म वहां पे नहीं होगा। इसका रूल क्या है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस सारे के बाहर फिर से dx। एक dx यहाँ आएगा, इस इंटीग्रेशन ये सिंबल आया तो जब भी ये सिंबल आएगा तो एक dx आएगा, या एक dy, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो ये dx जो आएगा यहाँ पे, ये इसके लिए आया, और ये जो भार एक लगा हुआ है इसके लिए भार मैंने dx दूसरा लिख दिया। तो रूल क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये dx लिखा है मैंने, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो कैसे करेंगे बेटा, y बराबर, मैंने लिखा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x इंटू dx, प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy dx ऑफ x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x इंटू dx, और इस सारे के बाहर फिर से dx, इस सारे के बाहर फिर से dx बेटा। तो यह आया बच्चों y बराबर x स्क्वायर e की पावर
बच्चों एज इट इज। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, e की पावर x जैसा है वैसा ही लिख दो, और फिर ये जो पावर है इसका डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं, तो dx बाई dx क्या बन जाता है बच्चों, वहां पे 1 बन जाता है। तो इसका e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर x प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर का, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2x, पावर को आगे लिया और पावर में से बेटा एक घटा दो, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x इंटू dx। बेटा इतना समझ आया विनय, बताइए बेटा विनय, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? विनय बताइए बेटा, इतना समझ आ गया, क्लियर इतना सबको? अब आगे देखो, ऊपर लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इसको ऊपर ले गई तो y बराबर x स्क्वायर e की पावर x प्लस, तो देखो ये 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर लिख लो, क्या बचा x e की पावर x इंटू dx। ठीक है, ये जब तक इंटीग्रेशन करेंगे जब तक कि x की पावर 1 ना बन जाए, ये फिर वही रूल फॉलो होगा, इसको एज इट इज रख लो। अब यहाँ पे ये एज इट इज चलता रहेगा, इसमें फिर से वही पहले वाला रूल फॉलो होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फिर से देखो y बराबर x स्क्वायर e की पावर x एज इट इज प्लस 2 बाहर, ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड, x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है बच्चों x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस सारे के बाद फिर से dx। ठीक है, अब यहाँ आया बच्चों y बराबर x स्क्वायर e की पावर x, ये 2 तो बच्चों थ्रो आउट बाहर है, यहाँ x e की पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आएगा बेटा, ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे समझे नहीं? हाँ माइनस, सही कह रहे हो, यहाँ माइनस है, मैं भूल गई, सही है यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ सही है, सही कह रहे हो, ये माइनस आएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे भी क्या रहेगा माइनस, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भूल गई थी, यस 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 यस, हाँ माइनस ही आएगा बिना, मैं भूल गई बेटा। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा लेना, बाकी रूल सेम सही चल रहा है। अब आ जाएगा बच्चों x की पावर x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन बच्चों dx बाई dx 1 बन गया। ठीक है, और ये e की पावर x इंटू dx। अब फिर से सॉल्व कर लो बच्चों, आगे सॉल्व करो इसको, हाँ माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, तो y बराबर x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x माइनस, ये बना बच्चों यहाँ से आपके पास e की पावर x जैसा है वैसा ही, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा। अब 2 लिखो तो लिख लो बच्चों, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस 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 प्लस e की पावर x, ये आंसर आ जाएगा। e की पावर x कॉमन ले लो, लेना चाहो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ इतना समझ आया? इतना क्लियर हुआ? बताइए विनय बेटा, आया समझ में? बिना आपका ही डाउट था ना? आ गया बेटा? ठीक है, और कोई डाउट किसी को? फिर मैं 10 मिनट बची है तो आगे तो नहीं हो पाएगा ज्यादा, कल से स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट। हाँ एक बार अटेंडेंस भेज दो, कोई डाउट नहीं है तो फिर एक बार 10 मिनट में अब ज्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं, एक नया चैप्टर आपको समझ भी नहीं आएगा, फिर कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ अपनी तैयारी कर लेना, फ्राइडे टेस्ट, अटेंडेंस भेज दो बेटा एक बार सारे स्टूडेंट्स।